सभी का स्वागत है चैनल में। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आय निर्धारण और गुणक। इससे पहले हमने इस यूनिट का जो है पहला चैप्टर देख लिया है, जो कि हमने भाई समग्र मांग और उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो चैप्टर, तो पहले वो चैप्टर देख लें, उसके बाद ये चैप्टर देखें, जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि भाई समग्र मांग क्या होता है। क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर संतुलन निर्धारण करना है, ठीक है, गुणक के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप समग्र मांग के बारे में नहीं जानते हैं या समग्र पूर्ति के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सबको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे संतुलन निर्धारित होगी, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि पहले आप वो वीडियो देख लें, इससे पहले वाला, और मैंने एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आय और रोजगार के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें आपको इस यूनिट की सारी वीडियो उसी में मिलेंगी और पार्ट के हिसाब से ही डालूंगा। जैसे इसे पहले शायद 4 या 5 पार्ट बने थे, तो इसको मैं 6 पार्ट या 5 पार्ट जो भी होगा, अगर उसमें 4 पार्ट बने होंगे तो इसको 5 पार्ट के नाम से डाला जाएगा, जिससे आप सीक्वेंस में इसको देखें, जिससे आप सबको इजीली सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाए। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं आय निर्धारण और गुणक पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में जो है ख़त्म करेंगे। आज एक पार्ट जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड मतलब कुल मांग और कुल पूर्ति से जो है संतुलन की स्थिति समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है संतुलन स्तर निर्धारण की 2 विधियां हैं, तो जो दूसरी विधि होगी वो अगली वीडियो में देख लेंगे, और गुणक भी जो है हम कोशिश करेंगे कि अगली ही वीडियो में देख लें। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में जो है इस पूरे चैप्टर को जो है खत्म कर दें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई संतुलन निर्धारण होता क्या है, या संतुलन स्थिति कौन सी होती है। तो पहले मैं समझा देता हूँ, जैसे कि हर बार हर वीडियो में समझाता हूँ। उसके बाद हम इसको वीडियो को पढ़ेंगे और मैं खुद ही शेड्यूल बनाऊंगा। उसके बाद हम क्या है शेड्यूल से उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई संतुलन का निर्धारण होता कैसे, या संतुलन की स्थिति कैसे होती है। तो देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था कि भाई समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बारे में पढ़ा था, जो हमने पहले इससे पहले जो वीडियो बनाई है हमने उसमें ये सारी चीज़ें देख ली थी। तो जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति जो है बराबर होती है, मतलब कहने का मतलब है AD इक्वल टू AS होता है, वो स्थिति जो है संतुलन की स्थिति कहलाती है। एक समय अवधि के दौरान जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो हम उसको संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, संतुलन की स्थिति कहेंगे। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, उसके बाद डेफिनेशन के बाद शेड्यूल बनाया जाएगा और शेड्यूल के बाद देखेंगे इसको कहाँ पर क्या संतुलन स्थिति है। देखिए एक अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है जब एक समय अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। तो जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ की डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि भाई एक अर्थव्यवस्था एक समय अवधि में जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर संतुलन स्तर का निर्धारण की 2 विधियां हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार शेड्यूल बना लेते हैं और शेड्यूल बनाने के बाद जो है देखते हैं कि संतुलन की स्थिति कहाँ है। इसके बाद हम डायग्राम भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि भाई संतुलन की स्थिति कहाँ है। तो जैसे मैंने शेड्यूल बनाया था आप सबके लिए, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था कि पहले पार्ट में ही इससे पहले जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति की जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें मैंने कहा था कि आपको यही शेड्यूल याद रखना है। इस शेड्यूल के बिहाफ पे हम सारे यूनिट कर लेंगे, तो इसमें भी वही शेड्यूल बनाया जाएगा। तो देखिए क्या है कि भाई मैं यहाँ पर एक वाई ले लेता हूँ, मतलब वाई मतलब आय, और हमने डिस्कस किया था कि वाई जो होता है AS होता है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई होता है, पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने वाई ले लिया 0 और 100, 200, 300, 400, 500, 600। देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया है, वही शेड्यूल है, वही हमने AS या वाई कह सकते हो इसको। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, भाई ले लेते हैं कंजप्शन, ठीक है, हमने ले लिया कंजप्शन मैंने क्या लिया था भाई 40, 120, 200 और 280, 360 और 440 और 520। तो ये हमारा कंजप्शन हो गया, ठीक है। देखिए बिल्कुल भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। अच्छा इजीली आप सब याद कर सकते हो, देखिए 40 है तो 40 मैंने 80 प्लस कर दिया, 40 में 80 प्लस करा 120 हो गया, 120 में 80 प्लस करा 200 हो गया, 200 में 80 प्लस करा 280 हो गया। तो इस तरह से 80 मैंने इसमें प्लस कर दिया है और स्पेशल कुछ नहीं किया है। इस तरह से आप सबको इजीली याद भी रहेगा। अब हमने इससे पहले बात की थी कि भाई AD क्या होता है। भाई हम 2 सेक्टर पढ़ रहे हैं, तो AD हमारा क्या होता है, 2 सेक्टर में C प्लस I होता है। तो हमें I भी चाहिए तभी तो AD आएगा ना। तो हमने इससे पहले हमने I के बारे में भी जान लिया है। हम I कौन सा लेते हैं, जो स्वैत निवेश होता है।
तो श्वेत निवेश कौन सा होता है? जो बच्चे इसमें नए हैं, जिन्होंने पीछे वीडियो नहीं देखी है, तो उनको बता देता हूं, श्वेत निवेश वो निवेश होता है जो निवेश फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, मतलब किसी भी स्टेज पे इनकम का उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से एक दूसरा निवेश होता है जिसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो यही है, श्वेत निवेश इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं प्रेरित निवेश। ठीक है, तो प्रेरित निवेश वो निवेश होता है जो आय के साथ बढ़ता है, मतलब कि जैसे जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसी हिसाब से वो निवेश बढ़ता है। जो लाभ होता है प्रेरित करता है आगे निवेश करने के लिए, तो क्या होता है कि वो निवेश बढ़ता है। परंतु जो श्वेत निवेश, जो निवेश हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, उसका आय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस चीज में कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई निवेश जो है फिक्स क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो निवेश लिया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो ये आय है वो फिक्स रहेगा। तो जो हम आय ले रहे हैं वो 40 ले रहे हैं, 40 40 40 40 40 40। तो देखिए किसी भी स्टेज पे जो है आय चेंज नहीं होगा, 100 है तब भी 200 है तब भी 40, 300 है ये। अब एडी क्या होता है? एडी क्या है? एडी सी प्लस आई। ठीक है, तो सी प्लस आई कर देते हैं एडी के लिए, तो हम इसको प्लस करेंगे तो 80 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 160, इन दोनों को प्लस करेंगे 240, इन दोनों को प्लस करेंगे 320, इन दोनों को प्लस करेंगे 400, और यहाँ पर एक 40 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 480, और इन दोनों को प्लस करेंगे 560। अब आप सब ध्यान से देखिए खुद की भाई संतुलन की स्थिति कहां पर है। अभी हमने संतुलन की स्थिति की बात की थी। संतुलन की स्थिति क्या थी? एडी इक्वल टू एएस, ये संतुलन की स्थिति थी। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति कहां पर है आप सब खुद देख सकते हैं। तो देखिए कहां पर एडी इक्वल टू एएस है, ये एडी हो गया, ये एएस हो गया। तो देखिए कहां पर इक्वल है, ये जो कंडीशन है जहां पर ये अप्लाई होता है, यहां पर क्या है? एडी इक्वल टू एएस। ठीक है, ये देखिए एडी कितना है? एडी भी 400 है और एएस भी 400 है। भाई वाई को एएस कहते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो एडी इक्वल टू एएस, तो ये कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, इसी को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो अभी फिलहाल हमने इसको शेड्यूल से समझ लिया है। अब जो मैंने एक टॉपिक लिख रखा था कि भाई संतुलन को क्या है, संतुलन स्थापित करने की 2 विधियां हैं, तो वो 2 विधियां देख लेते हैं, फिर इसको हम दोबारा उसके साथ करेंगे, किसके साथ? डायग्राम के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ मान्यताएं हैं, मान्यताएं भी लिख ली जाएंगी कि क्या क्या चीजें हैं। वैसे तो मान्यताएं कोई स्पेशल नहीं है, आप सबको पता ही है, पीछे वीडियो मैंने आप सबने पढ़ा ही है कि भाई यहाँ पर 2 सेक्टर है, तो वही सारी मान्यताएं कि सिर्फ 2 सेक्टर को रखोगे, तो मान्यताएं भी लिख ली जाएंगी। मान्यताएं को भी, जो इसकी मान्यताएं हैं उनको भी समझा दिया जाएगा, फिर प्रॉपर तरीके से आप सबको डायग्राम के साथ संतुलन समझाया जाएगा। अभी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं वो 2 विधियां क्या हैं। तो आप सब या तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद में वो 2 विधियां देख लेता हूं, आप इसको लिख लीजिए। तो 2 विधियां कौन कौन सी हैं जरा देख लेते हैं। तो देखिए 2 विधियां कोई स्पेशल नहीं है, दोनों विधि जो हैं एक ही चीज है, बस उसको तरीके से बना दिया है। अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई क्या है संतुलन की स्थिति? एडी इक्वल टू एएस। ठीक है, एडी इक्वल टू एएस होता है। अब हम यहाँ 2 विधियों की बात कर रहे हैं, 2 विधियां कौन सी हैं? तो 2 विधियां संतुलन के लिए, ठीक है, संतुलन के लिए 2 विधियां है ना। तो एडी इक्वल टू एस ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी को ध्यान से देखो, तो एडी मतलब क्या होता है? हमने अभी बात की भाई 2 सेक्टर की बात की है, तो 2 सेक्टर में एडी क्या होता है? सी प्लस आई होता है। और एएस क्या होता है भाई? सी प्लस एस होता है। भाई एएस क्या होता है? हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एएस इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, और y क्या होता है? y इक्वल टू होता है c प्लस एस होता है। भाई y आप क्या करते हो? या तो कंज्यूम कर लेते हो, और जो चीज बच जाती है, जितना इनकम बच जाता है, सेविंग कर लेते हो, इसलिए y क्या होता है? c प्लस एस होता है। ठीक है, और क्योंकि y जो है as के बराबर होता है, तो इस तरह से as भी क्या हो गया? c प्लस एस हो गया, तो c प्लस एस हो गया as। अब देखो यहां से भाई c से c कट गया, तो i इक्वल टू एस आ गया, तो दूसरी विधि आपकी i इक्वल टू एस आ गई। मतलब संतुलन की स्थिति वहां पर भी होगी जहां पर निवेश और बचत, यहां पर एस से मतलब बचत है। ठीक है, तो बचत जहां पर बराबर होगा, तो आपके पास 2 विधियां आ गई। कौन सी विधि? एक तो एडी इक्वल टू एएस, जो अभी हमने डिस्कस किया शेड्यूल के थ्रू। ठीक है, दूसरी विधि आ गई है आई इक्वल टू एस। तो आज की वीडियो में हम एडी इक्वल टू एएस का देखेंगे विद डायग्राम, और नेक्स्ट वीडियो में हम आई इक्वल टू एस देख लेंगे, और जो गुणक है उसको भी हम कोशिश करेंगे उसमें, अगर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रही तो कोशिश करेंगे कि गुणक को भी उसमें ही हम निपटा दें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एडी इक्वल टू एएस देख लेंगे। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से है। भाई एडी क्या होता है? सी प्लस आई होता है, और एएस क्या होता है? सी प्लस एस होता है। अब
सी से सी कट जाएगा, आई इक्वल टू एस आ गया, तो दूसरी विधि आपकी ये है। तो आप सब इसको उतार लीजिए। इतने में जो है दूसरी विधि की जो मान्यताएं वगैरह लिख लेता हूं, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो चलिए एडी इक्वल टू ए एस से संतुलन देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, डायग्राम भी देखेंगे और मैंने इनकी ये मान्यताएं लिख दी हैं। ये मान्यताएं हैं कि भाई क्या क्या मान्यताएं होंगी जिससे जो है संतुलन प्राप्त होगा। ये मान्यताएं हैं। अच्छा, ये जो मान्यताएं हैं वो दोनों स्थिति में होगा। जब आई इक्वल टू एस की बात की जाएगी तब भी यही होगा, और जब ए डी इक्वल टू एस की बात की जा रही है तब भी यही मान्यताएं हैं। अब देखिए मान्यताएं क्या है। जैसे हमने पहली बात कर लिया वही है कि भाई उत्पादन के संतुलन का निर्धारण दो क्षेत्रीय मॉडल होगा। दो क्षेत्रीय मॉडल मतलब परिवार और फर्म होगा। भाई परिवार क्या करेगा, कंजप्शन करता है, और फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है। ठीक है, तो इस तरह से दो क्षेत्रीय मॉडल होगा। ठीक, इससे तीन क्षेत्रीय भी, चार क्षेत्रीय भी होता है, पर अभी 12th में जो है यहाँ पर आपको दो क्षेत्रीय दे रखा है। तो कंजप्शन का जो निर्धारण, जो उत्पादन के संतुलन का जो निर्धारण होगा वो दो क्षेत्रीय मॉडल होगा। उसके बाद देखिए निवेश व स्वायत्त होगा। ये अभी मैं बता चुका हूँ कि भाई स्वायत्त निवेश कौन सा होता है, मतलब निवेश जो है वो फिक्स रहेगा, आय के स्तर पे वो चेंज नहीं होगा। तो निवेश जो है फिक्स रहेगा, अगर चेंज होगा तो क्या होगा, संतुलन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कीमत स्थिर होगी। कीमत स्थिर मानी जाएगी, ये अज्यूम कर लेना है, ये मान लेना है कि कीमत स्थिर है। कि आप ये प्रश्न नहीं करेंगे कि भाई कीमत बढ़ गई है तो कंजप्शन कम हो जाएगा, या कीमत कम होगी अब तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, या निवेश में चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा प्रश्न यहाँ पर नहीं उठना चाहिए। ठीक है, इसलिए मान्यताएं होती हैं कि ये सारे प्रश्न जो है आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप संतुलन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो कीमत के स्तर जो है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसका बाद अल्पकाल में संतुलन का निर्धारण होगा। अब देखिए ये जो आप आय और रोजगार के जो थॉट्स पढ़ रहे हो वो केंजियन है, तो केंजियन ने जो अपने थॉट दिए वो अल्पकाल में दिए हैं। ठीक है, तो ये जो आय अल्पकाल में क्या होगा, संतुलन का निर्धारण होगा। दीर्घकाल की जब बात करें तो ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, अब 12th में दीर्घकाल नहीं है। ठीक है, कि दीर्घकाल में कैसे होता है संतुलन का निर्धारण, वहाँ स्वयं ही संतुलन का निर्धारण हो जाता है, वहाँ पर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन परंतु अल्पकाल में जो है संतुलन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अल्पकाल में संतुलन का निर्धारण होगा, दीर्घकाल में ही होगा। अब बना लेते हैं, पूरा प्रॉपर शेड्यूल बना लेते हैं और डायग्राम बना लेते हैं जिससे संतुलन का निर्धारण किया जा सके। तो देखिए शेड्यूल बिल्कुल वही है जो हमने बात की थी। अभी थोड़ा बड़ा शेड्यूल बनेगा। मार्कर लगता है खत्म हो गया है, दूसरे मार्कर से देख लेता हूँ। तो देखिए y, या मैं इसको डायरेक्ट as लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो, दो बार as लिखने की जरूरत नहीं है, बेकार में लाइनें ज़्यादा बनेंगी। तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 तक हमने ले लिया। ठीक, अब ले लिया मैंने कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन हमने वही लिया है भाई 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520 और यहाँ 600। अब देखिए यहाँ पर हम s भी ले रहे हैं क्योंकि i इक्वल टू एस है, तो इसी शेड्यूल को हम दूसरे वाले उसमें भी यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर s भी ले लेते हैं। तो s क्या होता है कि भाई जो y होता है, y यहाँ पर क्या है, as है, उसमें से कंजप्शन माइनस कर दो, तो यहाँ पर -40 आ जाएगा। भाई 0 में से 40 माइनस होगा -40। ठीक है, 100 में से 120 माइनस होगा तो कितना हो गया, माइनस का 20, यहाँ 0, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80 और यहाँ 100। तो ये आपका क्या आ गया, सेविंग आ गया। ठीक, अब इसी में हम क्या कर लेते हैं, आई बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया आई, ये हो गया आई। आई हमने 40-40 लिया था तो हमने 40-40 ले लिया, ये हो गया आई। ठीक है, अब देखिए हमारा एडी क्या होता है, एडी हमारा जो होता है वो होता है सी प्लस आई। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं आई और सी को। ठीक है, क्योंकि हम एडी वाले से कर रहे हैं, एडी इक्वल टू एस वाले से कर रहे हैं यहाँ पर संतुलन, तो क्या है सी प्लस आई कर लेते हैं। तो 80, इसमें प्लस होगा 160, इसमें प्लस होगा 240, इसमें ये प्लस होगा 320, इसमें ये प्लस होगा 400, इसमें ये प्लस होगा 480 और ये प्लस हुआ 560 और ये प्लस हुआ 640। तो आपका आ गया ये एडी आ गया। अब देखिए संतुलन की स्थिति कहाँ है, तो देखिए संतुलन की स्थिति कहाँ पर है, देखिए 400 कहाँ पर है, ये 400 है। तो ये देखिए संतुलन की स्थिति कहाँ पर है,
ये जो कंडीशन है संतुलन की स्थिति है। अब मैंने आप सबको दो विधियां बताई थी, एक तो AD इक्वल टू AS बताया था कि भाई वहां पर संतुलन होता है, और S इक्वल टू I बताया था, ठीक है, S इक्वल टू I बताया था। देखिए यहाँ पर S इक्वल टू I भी है और AD इक्वल टू AS इक्वल टू AD भी है। तो यहाँ पर दोनों विधियां हैं, दोनों ही फुलफिल होती है। तो आप कोई किसी भी विधि से आ जाए, आपको यही शेड्यूल बना देना है, इसी शेड्यूल से दोनों विधि। अगर मान लो S इक्वल टू I आ जाता है तब भी यही शेड्यूल बना दीजिए, और अगर मान लीजिए AD इक्वल टू AS आ जाता है तब भी आप यही बनाएंगे। अब देखिए थोड़ा इसका विश्लेषण कर लेते हैं, इस शेड्यूल का यहाँ पर विश्लेषण लिख देता हूँ, विश्लेषण। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में क्या है, AS 0 है, मतलब ये हो गया, यहाँ AS लिख लेता हूँ और यहाँ AD लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप इस स्थिति में देखिए तो AD क्या है, मोर देन है AD ज़्यादा है AS से। अब इस स्थिति में भी देखिए कि यहाँ पर ये जो है ये 160 है, ये 160 है, और AS हमारा कितना है, 100 है। तो यहाँ पर भी क्या है, AS जो है कम है AD से, AD ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी देखिए AS 200 है, 240 है, तो यहाँ पर भी यही है, ठीक है। फिर उसका देखिए 300, 320, ठीक है। तो AS क्या है, फिर से AD से कम है। इस स्थिति में क्या है, बराबर है। यहाँ पर क्या हो गया, AS इक्वल टू AD हो गया। तो ये स्थिति क्या होगी, संतुलन की स्थिति होगी, जहाँ AS इक्वल टू AD हो गया। ये स्थिति क्या होगी, संतुलन की स्थिति होगी। अब इसके बाद जरा ऑब्जर्व करिए क्या कंडीशन आ रही है कि अब देखिए AS ज्यादा हो रहा है और AD जो है वो कम हो रही है। मतलब वो स्थिति आ गई जब लोग बचत करना शुरू कर देते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ सेविंग होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, अब AS जो है वो ज़्यादा हो गया AD से, फिर यहाँ पर भी AS जो है वो ज़्यादा हो गया AD से, और यहाँ AS ज़्यादा हो गया AD से, ठीक है। तो ये आपका जो है ये स्थिति जो है संतुलन की हो गई। अब जरा हम डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनता है। वैसे तो हम बना चुके हैं, तो वही संतुलन की स्थिति वाले डायग्राम दोनों बना लेते हैं। देखिए आप सब ने जो AS की डायग्राम बनाया था वो पिछली वीडियो में इसी तरह से बनाया था, 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री का क्यों होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई AS क्या होता है, Y के बराबर होता है, और आप Y इनकम या तो कंज्यूम करते हो या बचत कर लेते हो, या पार्शली जो है कंज्यूम कर लेते हो और जो बच गया उसकी बचत कर लेते हो। तो क्या होता है कि यहाँ पर मैं I लिख दूँ और यहाँ पर AS है, तो क्या हो जाता है कि इसका मतलब ये हो गया कि जितना इनकम बढ़ रही है, जितना AS बढ़ रहा है, उतना ही हमारी I बढ़ती है, इसलिए 45 डिग्री का है। अब मैं ज़्यादा लाइनें नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि 12th में एक ही लाइन से काम चल जाएगा। तो ये हमारा AD की लाइन होगी, ये हमारी AD की लाइन। जहाँ पर ये काट रहा है इसको हम संतुलन इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन मान लीजिए 400 वाला जो इनकम है 400 है, ठीक। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पर, और इसका गैप क्या है आप सबको पता ही है। ये गैप क्या है, ये गैप जो है श्वेत उपभोग वाला है, ठीक। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, संतुलन की स्थिति होगी। तो ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक। इसके बाद अब हमने यहाँ पर 3 कंडीशन लिख दिए हैं कि जब AS जो है कम होता है, ठीक, और AS बराबर होगा तो क्या होगा, और AS अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसको भी हम समझ लेंगे कि भाई अगर AD जो है ज़्यादा है, AD अगर ज़्यादा है मार्केट में, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, वैसे तो आप नॉर्मली समझ सकते हो कि अगर मांग ज़्यादा है तो मार्केट में क्या होगी, कीमतें बढ़ने लग जाएंगी, ठीक है, कीमतें बढ़ने लग जाएंगी, ठीक। तो इसके कई सारे इफेक्ट हैं, उसको मैं लिख के समझा देता हूं। अभी फिलहाल आप सब इसको उतार लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल शेड्यूल है, इसको आप सबको आराम से उतार लीजिए इसको। तो चलिए अब ये कंडीशन देख लेते हैं भाई, इसका जो विश्लेषण किया गया है वो विश्लेषण देख लेते हैं कि अगर भाई AD ज़्यादा होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और AS अगर ज़्यादा होता है तो क्या फ़र्क होता है। मैंने आप सबकी सुविधा के लिए 3 पॉइंट लिख दिए हैं। स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन भी लिख देता हूँ, ठीक है। परिवर्तन कैसा होता है, रोजगार के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, और कीमत के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको लिख दिया आप सबकी सुविधा के लिए। इन तीनों पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहला वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर AS जो है कम है, AD जो है अगर ज़्यादा है तो क्या होगा। अगर AD ज़्यादा है, AD ज़्यादा का मतलब क्या है कि भाई क्या हो रहा है कि मांग ज़्यादा हो रही है, तो जो स्टॉक होगा, जो फर्म का स्टॉक होगा, जो पीछे स्टॉक होगा, उसमें कमी आने लग जाएगी क्योंकि डिमांड हो रही है, स्टॉक निकाला जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा, इसमें एक स्टॉक में क्या होगी, कमी होगी। रोजगार में क्या होगा कि भाई रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा मतलब कि जो फर्म होगा वो क्या चाहेगा कि भाई और भी ज्यादा लोगों को रखेगा, क्योंकि डिमांड हो रही है, फर्म तो प्रॉफिट चाहता है तो और ज्यादा लोगों को रखेगा, जिससे क्या हो सके कि वो ज्यादा ज्यादा जो है माल तैयार कर सके और मार्केट में उतारा जा सके। जो स्टॉक कम हो रहा है उसको किस तरह से पूरा किया जा सके, तो क्या होगा, रोजगार का स्तर बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, कीमत स्तर। जो कीमत स्तर है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएगा। जब तक भाई पूर्ण रोजगार की स्थिति, जब पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद तो क्या हो जाएगा कि भाई और ज़्यादा जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उत्पादन और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उस टाइम कीमतें जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई कि जब एडी ज़्यादा होगा तो इन तीनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब एडी कम होगा तो इन तीनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जब एडी कम है मतलब कि पूर्ति ज़्यादा है और मार्केट में डिमांड कम है, तो सीधी सी बात है स्टॉक बढ़ने लग जाएगा। भाई स्टॉक बचने लग जाएगा ना, जो चीज़ प्रोडक्शन है वो क्या होने लग जाएगी, बचने लग जाएगी। तो क्या है, स्टॉक जो है बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जहां इससे पहले रोजगार की स्थिति बढ़ रही थी, लोगों को फर्म में लगाया जा रहा था कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए, वहीं पे अब बेरोजगारी की स्थिति आने लग जाएगी। क्या किया जाएगा कि लोगों को फर्म से हटाया जाएगा। भाई एक फर्म वाला कभी लॉस तो झेलेगा नहीं, भाई लोगों को बिठाकर सैलरी तो देगा नहीं, तो क्या करेगा कि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो इससे अच्छा जो लेबर हैं उनको हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि पहले से स्टॉक इतना ज़्यादा है कि पहले वो तो सेल आउट हो जाए, पहले वो तो मार्केट में बिक जाए, उसकी तो मार्केट में जो है कोई वैल्यू मिल जाए। तो क्या करेगा कि जो लोग हैं, जो उसके पास लेबर हैं, उनको हटाना शुरू कर देगा। तो एक तरह से बेरोजगारी की स्तर आने लगेगी और कीमतें क्या हो जाएंगी, कीमतें गिरने लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा कीमतें जो हैं गिरने लग जाएंगी। तो ये 3 स्तरों पर इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो ये आपका एडी अगर ज़्यादा है और एडी अगर कम है तो ये इन पे ये फर्क पड़ता है। उसके बाद अगर जो है एडी इक्वल टू एएस है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं स्थिर की स्थिर बनी रहेंगी, जो मार्केट है वो बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो है हम I इक्वल टू एस मतलब जो इसकी दूसरी विधि है उससे देखेंगे संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसका डायग्राम बनाएंगे। अभी हमने इसके डायग्राम से, इसके शेड्यूल से समझ लिया है एडी इक्वल टू एएस। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप सब मुझे टेलीग्राम पे जो है ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो शुभ पाठशाला के नाम से ही है। मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर अब मैं नोट्स वगैरह जो है डालना शुरू करूँगा। तो इंडियन इकोनॉमी के नोट्स तो मैंने 1-2 डाल भी दिए हैं। बाकी जो है इसके जैसे भी मेरे पे उपलब्ध होंगे मैं आप सबको दे दूंगा। ठीक है, तो आप सब मुझे वहाँ पर जो है ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, जो शुभ पाठशाला के नाम से है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।